नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। 18वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनावों के नतीजे जारी। भारतीय जनता पार्टी को मिली सबसे ज्यादा सीट, दूसरे स्थान पर रही कांग्रेस। चीन का चंद्र मिशन चांग ई-6 सुर्खियों में। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरे वाले हिस्से में उतरने में रहा कामयाब। अब 2000 ग्राम नमूना लेकर वापस पृथ्वी पर लौट रहा है चांग ई-6। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हाल ही में हुई संपन्न। सदस्य देशों ने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस में संशोधन करने पर जताई सहमति। कोविड-19 और एमपॉक्स जैसी वैश्विक महामारियों से निपटने के लिए नए कदमों को मंजूरी। आइए खबरों की शुरुआत करें। देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए थे। अब बस इंतजार था इसके नतीजों का, ताकि पता चल सके कि देश की बागडोर किसके हाथों में जाने वाली है। आज ये भी पता चल जाएगा कि सरकार का मुखिया कौन बनने वाला है और देश में किसकी सरकार आने वाली है। समाचार लिखे जाने तक मिले रुझानों के मुताबिक एनडीए को 295 से 300 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 230 से ऊपर सीटें मिलती दिख रही हैं। यहां हम आपको बता दें कि ये अंतिम परिणाम नहीं है, लेकिन हमारे लिए एग्जाम के लिहाज से यहां परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान और उसकी प्रक्रिया। तो चलिए जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के मुताबिक लोकसभा संसद का निचला सदन होता है। इसका गठन वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष चुनाव के तहत चुने गए प्रतिनिधियों से होता है। संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। इसके मुताबिक लोकसभा में 550 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। वर्तमान में देश भर में 543 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। इनमें से राज्यों से 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सीटें हैं। 80 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख, जबकि सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक। वहीं संख्या बल के हिसाब से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र तेलंगाना का मलकाजगिरी है, जबकि सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है लक्षद्वीप। यहां महज 47,972 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। अब आते हैं प्रक्रिया पर। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत की जरूरत होती है, और यह बहुमत कुल सदस्य संख्या के कम से कम 50% प्लस 1 यानी 272 से कम नहीं होना चाहिए। अब अंतिम चुनावी परिणाम के आधार पर बहुमत प्राप्त पार्टी राष्ट्रपति के सामने सरकार गठन का दावा प्रस्तुत करती है। यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल को सरकार गठन करने के लिए आमंत्रित करता है। इसके बाद संबंधित पार्टी को सदन में बहुमत साबित करना होता है। यदि पार्टी सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाती तो उसे सरकार से इस्तीफा देना पड़ता है। मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त होने वाला है। चीन की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए चीन अपने नाम पर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं चीन के चंद्र मिशन चांग ई-6 की, जो चंद्रमा पर अपना काम करके पृथ्वी की तरफ लौट रहा है। आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे कि ऐसा क्या कर दिया है भाई चीन ने, या इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, तो चीन के इस मिशन में ऐसा क्या खास है। सभी बातों को यहाँ जानेंगे विस्तार से। दरअसल चीन ने चंद्रमा के सुदूर अंधेरे वाले हिस्से से चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा करने की योजना बनाई थी, और इसके लिए चांग ई-6 मिशन को लॉन्च किया था। और आर्बिटर, रिटर्नर लैंडर तथा एसेंडर से युक्त चांग ई-6 प्रोब को 3 मई को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस मिशन को चीन के दक्षिणी द्वीपीय प्रांत हैनान में स्थित वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किया गया। अब हम इस मिशन के उद्देश्यों की बात करें तो इसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एटकिन बेसिन के उत्तर पूर्वी हिस्से पर उतारना था। बीते 2 जून को चांद के अंधेरे वाले हिस्से में उतरने में यह कामयाब रहा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एटकिन बेसिन को सौर मंडल का सबसे पुराना क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर तो समझते हैं ना आप, वही जो आमतौर पर पृथ्वी की ज्वालामुखी के मुंह के रूप में जाना जाता है। चंद्रमा पर भी एटकिन बेसिन ऐसा ही एक क्रेटर है। बहरहाल इस मिशन का दूसरा और सबसे अहम मकसद था लगभग 2000 ग्राम नमूना लेकर वापस पृथ्वी पर आना, और इस नमूने को एकत्रित करने का काम 2 दिन में करना था। इसमें भी चीन कामयाब रहा है। यह 25 जून के आसपास चीन के अंदरूनी मंगोलिया क्षेत्र में उतरेगा।
सफलतापूर्वक नमूना जुटाने के बाद चांगी 6 ने चंद्रमा के दूरवर्ती हिस्से पर पहली बार चीन का राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो यह चीन को चंद्रमा के 4.5 अरब साल के इतिहास का एक प्राचीन रिकॉर्ड मुहैया कराएगा। साथ ही सौर मंडल के बनने के संबंध में नई नई जानकारियां भी सामने लाने में मदद करेगा। यह पृथ्वी की ओर वाले चंद्रमा के हिस्से के साथ इस अज्ञात क्षेत्र की तुलना में भी सहायक होगा। दोस्तों, यहाँ एक बात साफ है कि चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर मिशन ज़्यादा मुश्किल होते हैं क्योंकि ये हिस्सा पृथ्वी की ओर नहीं है। इसलिए संचार बनाए रखने के लिए रिले सैटेलाइट की ज़रूरत होती है। यहाँ की ज़मीन भी ज़्यादा उबड़ खाबड़ है और उतरने के लिए समतल इलाके भी कम हैं। अब हम आते हैं उस सवाल पर कि क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ है, तो इसका जवाब है हाँ, हुआ है। पहले भी चंद्रमा से नमूने पृथ्वी पर लाए गए हैं और ये कारनामा संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ द्वारा 1970 में ही किया गया था। लेकिन ये नमूने चंद्रमा के नज़दीक वाले हिस्से से लाए गए थे, न कि दूर अंधेरे वाले हिस्से से। अब जानते हैं कि चीन के लिए क्यों खास होगा इस मिशन का सफल होना। दरअसल चीन ने चंद्रमा पर बेस बनाने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत चीन रूस के साथ मिलकर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाएगा। इसके अलावा चीन 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की भी योजना बना रहा है। ये काफी हद तक इस मिशन की सफलता पर भी निर्भर करेगा। मानव तस्करी सबसे अट्रैक्टिव अवैध व्यवसायों में से एक है तस्करों के लिए। ये पूरी दुनिया, खासतौर पर भारत के लिए चुनौती है। यह मुद्दा तब माथे पर शिकन लाने लगता है जब राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर इसकी देखरेख या निगरानी ठीक ढंग से न हो। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करों से 6 लड़कियों को आज़ाद कराया था। अभी इसके चर्चा में रहने का कारण है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नोडल ऑफिसर। दरअसल NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के कंजर समुदाय की नाबालिग लड़कियों को बेचने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। यहाँ इन लड़कियों को स्टाम्प पेपर के साथ बेचा जा रहा था। आपको बता दें, स्टाम्प पेपर पर लड़कियों को बेचना पुरुष प्रधान कंजर समुदाय में एक प्रचलित प्रथा है। इसके बाद NHRC ने प्रत्येक राज्य में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नोडल ऑफिसर नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह इस खतरे को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स और संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से प्रभावी कदम उठाकर समन्वय स्थापित कर सकेगा। यह अधिकारी राज्य सचिव या पुलिस महानिरीक्षक के पद के स्तर का होगा। अब यदि हम मानव तस्करी की परिभाषा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लोगों को बलपूर्वक धोखाधड़ी करके धोखे से बहला फुसलाकर कहीं भेजना या बंधक बनाकर रखना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को अपने लाभ के लिए देह व्यापार, घरेलू काम, गुलामी इत्यादि काम के लिए विवश किया जाता है। ये काम पीड़ित व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कराए जाते हैं। ऑब्वियसली आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रथाएं ऐसी वारदातों के लिए फौरी तौर पर जिम्मेदार मानी जाती हैं, जैसे बेरोजगारी हो गया, गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, समाज में महिलाओं की स्थिति, बाल विवाह इत्यादि। भारत के संविधान में भी मानव तस्करी को लेकर प्रोविजन है। पहली बात तो ये कि यह राज्य सूची के विषय में आता है, इसलिए मानव तस्करी के अपराध को रोकने और उचित कदम उठाने संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी प्राथमिक है। इससे भी बड़ी बात यह कि संविधान का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर रोक लगाने की बात करता है। इसके अलावा भारतीय संसद ने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 पारित किया हुआ है। इसके तहत अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरुष या बच्चों की खरीद और बिक्री करना इमोरल ट्रैफिकिंग अर्थात अवैध दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। चिंता इसी बात की है कि इतने सारे नियम कानून के बाद भी भारत में अभी भी मानव तस्करी का मुद्दा जटिल बना हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में 2022 में मानव तस्करी के दर्ज मामले 2250 थे और ये महज वे मामले हैं जो दर्ज हुए हैं। बाकी का अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हाल ही में संपन्न हुई। इस सभा को वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंडे के लिहाज से ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। सभा में चर्चा के दौरान WHO के सदस्य देशों ने कोविड-19 और एमपॉक्स जैसी वैश्विक महामारियों से निपटने के लिए वैश्विक तैयारी और प्रतिक्रिया में सुधार के लिए नए कदमों को मंजूरी दी है। सदस्य देशों ने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों में संशोधन करने पर सहमति जताई है।
इस संशोधन में सदस्य देशों द्वारा पेश किए गए 300 प्रस्ताव शामिल हैं। इन स्वास्थ्य विनियमों को 2005 में अपनाया गया था। इसमें किए गए परिवर्तनों में पेंडेमिक इमरजेंसी को परिभाषित करने के साथ साथ मेडिकल प्रोडक्ट और वित्त पोषण तक आसान पहुंच जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। WHO ने देशों में पेंडेमिक इमरजेंसी को एक संक्रामक रोग के रूप में परिभाषित किया है। इसमें ऐसे संक्रामक रोगों को शामिल किया गया है जिनका व्यापक भौगोलिक प्रसार हो या जिसका जोखिम बहुत अधिक हो तथा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों की प्रतिक्रिया क्षमता से अधिक हो गया हो या अधिक हो सकता हो। इस संशोधन में स्टेट पार्टीज कमेटी की स्थापना करना और राष्ट्रीय IHR प्राधिकरणों का निर्माण करना शामिल है। इससे IHR के विनियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस संशोधन का मकसद सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी आपात स्थितियों और महामारी से जुड़ी आपात स्थितियों के लिए तैयार होना और इसके लिए देशों की क्षमता में सुधार करना है। चलिए अब जल्दी से देखें आज का टर्म ऑफ द डे क्या कहता है। टर्म ऑफ द डे में आज है वेरिएबल रेट रेपो VRR। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत RBI बैंकों को बाजार द्वारा निर्धारित दरों पर धन उधार लेने की अनुमति देता है जो कि तय रेपो रेट से अलग होती है। इस पर बैंक RBI से सीधे उधार लेते हैं। यह आमतौर पर 14 दिनों के लिए होता है। VRR बैंकिंग सिस्टम में अल्पकालिक तरलता को इंजेक्ट करने के साधन के रूप में काम करता है। इसके विपरीत एक टर्म है VRRR यानी वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो का उपयोग सिस्टम से सरप्लस लिक्विडिटी को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। आइए देखें रैपिड न्यूज में क्या है खास। सुप्रीम कोर्ट की प्रशासनिक सामान्य शाखा ने लैंगिक संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है। अब इस समिति की अध्यक्षता जस्टिस हिमा कोहली करेंगी। समिति में सीनियर वकील, जज और विधि विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर सहित कुल 12 लोगों को जगह दी गई है। समिति का पुनर्गठन भारत के सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं के प्रति लैंगिक संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण विनियम 2013 के खंड 4 के तहत किया जाएगा। खंड 4 में जेंडर इश्यूज के प्रति जनता को जागरूक करने और सर्वोच्च अदालत परिसर में यौन उत्पीड़न के संबंध में की गई किसी भी शिकायत का समाधान करने के लिए लैंगिक संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति के गठन का प्रावधान है। फूड रेगुलेटर FSSAI ने खाद्य कारोबार से जुड़ी सभी कंपनियों से डिब्बा बंद फ्रूट जूस पर लगे लेबल और विज्ञापनों से 100% फलों के जूस के दावों को तुरंत हटाने को कहा है। साथ में इसने यह भी निर्देश दिया है कि कंपनियां मौजूदा प्री प्रिंटेड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल 1 सितंबर 2024 तक कर लें। FSSAI ने यह कदम एक सूचना मिलने के बाद उठाया जिसमें कहा गया है कि खाद्य कारोबारी मार्केटिंग में फलों के रसों का दावा गलत तरीके से कर रहे हैं। असल में खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2018 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत डिब्बाबंद जूस में 100% फलों के रस होने का दावा किया जा सके। ऐसे सभी दावे भ्रामक हैं क्योंकि फलों के रस का मूल कंपोनेंट पानी होता है। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण देश भर में खाद्य सुरक्षा मानकों को रेगुलेट करने के साथ उसकी देखभाल भी करता है। स्कूली शिक्षा विभाग ने नेशनल बुक ट्रस्ट NBT के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। समझौते का मकसद है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करना। इस फ्रेमवर्क के तहत आने वाले 2 से 3 सालों में 100 से ज्यादा भाषाओं में 10,000 से अधिक किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे देश के दूर दराज इलाके में लाइब्रेरी पहुंच की समस्या को दूर किया जाएगा। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय एक डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म है जहां विज्ञान, भाषा और कहानियों जैसे अनेक विषयों से जुड़ी किताबों के ई संस्करण PDF या फिर ऑडियो बुक्स के फॉर्मेट में पाए जाते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसी साल नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला के उद्घाटन सत्र के दौरान इसे लॉन्च किया था। केंद्र सरकार ने विजया भारती सयानी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस पद पर वो सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा की जगह लेंगी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा का 8वें अध्यक्ष के रूप में 3 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है। विजया भारती सयानी तेलंगाना उच्च न्यायालय में जुड़ी वकील हैं। इन्हें दिसंबर 2023 में आयोग के सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया था। ये महिला उत्पीड़न और दहेज के मामलों के साथ साथ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों से जुड़े लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कर रही हैं। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह देश में मानवाधिकारों की निगरानी करने वाली शीर्ष संस्था है।
अमेरिका के IBM सेंटर फॉर द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ने भारत के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की। इस बैठक में भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने CP ग्राम्स स्मार्ट गवर्नमेंट के लिए एक आधार नाम से प्रेजेंटेशन पेश किया। इस दौरान सरकार ने अगले 2 सालों में लागू किए जाने वाले एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सहित CP ग्राम्स संस्करण 8.0 के लिए 128 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी। CP ग्राम्स यानी केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, यह एक ऑनलाइन मंच है। यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों और विभागों से जुड़ा एकल पोर्टल है। यह नागरिकों को सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों के सामने अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए 24/7 उपलब्ध रहता है। यह नागरिकों को अपील की सुविधा भी देता है। चलिए, अब समय है आज के बुलेटिन पर आधारित कौन से प्रश्न बन सकते हैं ये जानने का। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करना है। यह स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के तहत की गई। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों गलत है। आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, खगोल विज्ञान के लिए 2024 का शॉ प्राइज किसे दिया जाएगा? श्रीनिवास आर कुलकर्णी, AS किरण कुमार, G माधवन नायर या फिर K राधाकृष्णन। और सही जवाब है ऑप्शन ए यानी श्रीनिवास आर कुलकर्णी। अगला प्रश्न था, डायमंड कैपिटल ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड के तौर पर मशहूर है गोलकुंडा, पन्ना, पुहार या फिर हम्पी। सही जवाब है गोलकुंडा, ऑप्शन ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होनी है। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आज पूछे गए सवालों का जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो वही अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोज़ाना मिलती है। ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।